हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो आरपीएससी द्वारा जो एग्ज़ाम ली गई थी डब्ल्यू की। आरपीएससी अजमेर द्वारा एग्ज़ाम ली गई थी सहायक कृषि अधिकारी की, उसकी आंसर की है उसके बारे में इस वीडियो लेक्चर में अपन बात करेंगे जो आंसर की है। और ओनली इसमें एग्रीकल्चर के क्वेश्चन है, जो 120 क्वेश्चन आए थे एग्रीकल्चर के, उन क्वेश्चनों के बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। और जो 30 क्वेश्चन बचे हैं, टोटल 150 क्वेश्चन आए थे डब्ल्यू के एग्जाम में, उसमें जो 30 क्वेश्चन बचे हैं उन क्वेश्चनों का हमने पहले हमारे ये यूट्यूब चैनल है अप स्टडी यूट्यूब चैनल, उसमें इसका वीडियो बना के हमने डाल दिया, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। डॉक्टर कन्हैयालाल सर द्वारा इसका वीडियो का डिस्कशन किया गया था, जो जीके के क्वेश्चन थे उनका डिस्कशन किया गया था। अब चलते हैं अपन क्लास की ओर। अब बात कर लेते हैं अपन 31 नंबर क्वेश्चन से। 31 नंबर क्वेश्चन से पूर्वाई से तात्पर्य है। जो पूर्वाई है, पूर्वाई से क्या तात्पर्य है? पूर्वाई से तात्पर्य है उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो उत्तर से दक्षिण चलने वाली हवा को क्या बोलते हैं? उत्तराई। और पूर्व से पश्चिम की ओर चलने वाली हवा को क्या बोलते हैं? पूर्वाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हवा पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है, तो इसका राइट आंसर 1 नंबर होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा मैक्रोनी गेहूं है? तो पहला है ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम है, उसको कौन से गेहूं को ट्रिटिकम एस्टिवम बोलते हैं? जो ब्रेड व्हीट होता है, ब्रेड व्हीट होता है, उसको ट्रिटिकम एस्टिवम बोलते हैं। या फिर इसको बोल सकते हैं चपाती वाला गेहूं। चपाती वाला गेहूं भी इसे बोलते हैं। और अब बात करते हैं ट्रिटिकम ड्यूरम की। ट्रिटिकम ड्यूरम है, उसको कौन सा गेहूं बोलते हैं? उसको बोलते हैं मैक्रोनी गेहूं बोलते हैं। और या इसको सूजी वाला गेहूं भी बोलते हैं। तो अपन को क्या पूछ रहा है? मैक्रोनी गेहूं कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा 3rd नंबर ट्रिटिकम ड्यूरम, इसका राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मृदा अपरदन के निम्न प्रकारों को प्रथम से अग्रणी चरणों में क्रमबद्ध कीजिए। तो इसमें पूछ रहा है फर्स्ट स्टेज से लेकर जो 4th स्टेज है सोइल इरोजन की, उसके बारे में अपन को इस क्वेश्चन में बताना है कि फर्स्ट स्टेज कौन सी है और लास्ट स्टेज कौन सी है। इसमें अपन को इसमें अरेंज करना है। तो इसमें फर्स्ट स्टेज कौन सी होगी? स्प्लैश इरोजन, इसमें ये फर्स्ट स्टेज होगी। फर्स्ट स्टेज कौन सी होगी? इसमें स्प्लैश इरोजन होगी, फर्स्ट स्टेज होगी। अब सेकंड स्टेज की बात करते हैं। सेकंड स्टेज पे कौन सी आएगी? सीट इरोजन। सेकंड स्टेज पे कौन सी? सीट इरोजन। थर्ड स्टेज पे कौन सी आएगी? रिल इरोजन। और 4th नंबर पर कौन सी आएगी? गली इरोजन। तो अपन इन ऑप्शन में देखते हैं। पहले डी आ गया स्प्लैश इरोजन, फिर आ गया सेकंड नंबर सीट इरोजन, और फिर आ गया सी आएगा 3rd नंबर पे, और 4th नंबर पे आएगा ए गली इरोजन। तो इसका राइट आंसर होगा ए, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर पानी कितने लीटर पानी के समकक्ष होता है? तो इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, यदि अपन को ये मिलीमीटर में पूछ लेता, यहाँ पे मिलीमीटर में पूछ लेता, तो कितना आएगा? 10 लाख लीटर। 10 लाख लीटर यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। लेकिन इसमें यहाँ पे पूछ रहा है सेंटीमीटर में, तो इसका राइट आंसर होगा 1 लाख लीटर पानी होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 4th ऑप्शन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। गन्ने की फसल की कुल जल मांग कितनी है? गन्ने की फसल की कुल जल मांग कितनी है? नॉर्मली अपने पढ़ रखा है मिलीमीटर में, तो मिलीमीटर में कितनी होती है? 2000 से 3000 मिलीमीटर होती है। लेकिन इसमें सेंटीमीटर में पूछा है कि सेंटीमीटर में गन्ने की कुल जल मांग कितनी है, वाटर रिक्वायरमेंट कितनी है शुगर केन क्रॉप के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा 200 से 300 सेंटीमीटर। जो यदि मिलीमीटर को अपन सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 200 से 300 सेंटीमीटर होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मिलीमीटर से अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला दिवस फसल वर्षा दिवस कहलाता है।
जो फसल वर्षा दिवस है कितनी मिलीमीटर वर्षा होती है जब फसल वर्षा वाला दिवस कहलाता है। नॉर्मली हम अपन जानते हैं वर्षा वाला दिवस कौन सा कहलाता है, जहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर 2.5 मिलीमीटर 2.5 मिलीमीटर से अधिक बारिश होती है वो वर्षा वाला दिवस कहलाता है। लेकिन यहाँ पे पूछा है फसल वर्षा दिवस कौन सा है, तो इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा, सेकंड नंबर। 5 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होने पर उसको फसल वर्षा दिवस कहते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो सेमी एरिड है, सेमी एरिड रीजन में जो वर्षा व अधिकतम वर्षा वाष्पोत्सर्जन का जो रेशियो है वो कौन सा रखते हैं। इनमें राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा 0.50 से 0.75 इसका राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2.0 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए जो शाकनाशी की व्यापारिक गणना है, मात्रा की गणना है, निम्न सूचना के आधार पर कीजिए। वो अपन को ये दो ऑप्शन दे रखे हैं, ये दो ऑप्शन अपन को दे रखे हैं। इसके अनुसार 2 हेक्टेयर क्षेत्र के जो हर्बिसाइड है उसकी गणना करना है। कुछ इसमें बता रखा है कि छिड़काव की मात्रा जो डोज है स्प्रे की उसमें 4 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अपन को देना है। और उसकी उपलब्ध फॉर्मूला क्या है, 20% WP। तो अपन को 2 हेक्टेयर के लिए 2 हेक्टेयर को 4 से गुना कर दो तो यहाँ पे 8 ग्राम आ जाएगी जी। इन ऑप्शन में यदि 8 ग्राम आ जाए भाग देने पे अपन को, मैं बताता हूँ आपको, 20% है। यहाँ पे 20% फॉर्मूले के अनुसार अपन को निकालना है कि 8 ग्राम अपन को 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर में जो हर्बिसाइड है वो अपन को देना है। तो अब बात करते हैं 20% कितने के बराबर होता है, 1/5 के बराबर होता है। तो अपन एक एक में इसमें डिवाइड करके देख लेते हैं। 8/5, इसमें तो ये 8 आने वाला है नहीं, तो ये फर्स्ट ऑप्शन होगा नहीं अपना। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में। 20 ग्राम, 20 में 5 का भाग देने पे इसमें आएगा 4 ग्राम, तो अपन के पास आना चाहिए 8 ग्राम आना चाहिए। ये भी नहीं होगा, तो ये फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं होगा, सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा। अब बात करते हैं थर्ड ऑप्शन के बारे में। 5 को 40 से डिवाइड करने पे कितना आएगा, 8 आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन 8 ग्राम इसका राइट आंसर होगा। सॉरी 8 ग्राम आएगा, तो इसमें 3 नंबर का ऑप्शन है 40 ग्राम, इसका राइट आंसर होगा थर्ड नंबर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न फसलों को कम से अधिक प्रोटीन की मात्रा के आधार पर इसको अपन को क्रमबद्ध करना है। अरेंज द फॉलोइंग क्रॉप इन ऑर्डर ऑफ लो टू हाई प्रोटीन कंटेंट। इसमें करना है कि कम से कम जो प्रोटीन है वो कौन सी फसल में है और अधिक से अधिक प्रोटीन है वो कौन सी फसल में है। तो अपन बात करते हैं पहले वीट के बारे में। वीट में प्रति 100 ग्राम में कितनी ग्राम जो प्रोटीन पाई जाती है, 14 ग्राम पाई जाती है। अब बात करते हैं ग्राउंडनट के बारे में। जो ग्राउंडनट है 100 ग्राम ग्राउंडनट में 26 ग्राम प्रोटीन पाई जाती है। अब बात करते हैं राइस के बारे में। 100 ग्राम राइस में 2.7 ग्राम जो प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। अब बात करते हैं सोयाबीन में। सोयाबीन में प्रति 100 ग्राम में कितनी ग्राम जो प्रोटीन पाई जाती है, 36.5 ग्राम प्रोटीन पाई जाती है। अब इसके अनुसार अपन को अरेंज करना है कि सबसे कम वाली प्रोटीन किसमें और सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें है। तो सबसे कम प्रोटीन किसमें है, चावल में, तो पहले आ जाएगा सी ऑप्शन। और फिर बाद में कौन सी है सेकंड नंबर पे, वीट में, फिर आएगा ए ऑप्शन। पहले आ जाएगा सी, फिर आएगा ए, फिर बाद में कौन सी आएगा, ग्राउंडनट आएगा, ग्राउंडनट में कम है, फिर आएगा बी ऑप्शन। सबसे ज्यादा किस में है, सोयाबीन में है, फिर आएगा डी ऑप्शन। तो अपन इन ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सा आएगा। पहले कौन सा बताया था मैंने, पहले सी ऑप्शन, पहले सी, फिर ए, फिर बी और फिर डी। तो इसमें इन 4 ऑप्शन में कौन सा है ये ऑप्शन, ये ऑप्शन है 4th नंबर पे। इसका राइट आंसर होगा 4th, सी, ए, बी, डी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो संकर धान है
की खेती हेतु जो बीज दर होती है सीड रेट कितनी केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से रखते हैं। तो सबने फट रखा है संकर धान के लिए कितनी केजी हेक्टेयर की 15 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर सीड रेट रखते हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। और यदि अपन को आपको सीधी बुआई के लिए पूछ ले, सीधी बुआई के लिए कितने रखते हैं 40 से 50 केजी प्रति हेक्टेयर सीड रेट रखते हैं। और रोपाई के लिए बात करते हैं, रोपाई के लिए कितने रखते हैं 30 से 35 केजी प्रति हेक्टेयर रखते हैं। और यदि अपन को ब्रॉडकास्ट के लिए पूछ ले तो ब्रॉडकास्ट के लिए राइस की 60 से 100 केजी प्रति हेक्टेयर अपन सीड रेट रखते हैं। और SRI के लिए पूछ ले, SRI के लिए अपन को सीड रेट पूछ ले तो 5 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सीड रेट रखते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा राइट आंसर। आलू में हरापन रोकने के लिए कौन सी क्रिया अपनाई जाती है। जो ग्रीनिंग करते हैं पोटैटो में, ग्रीनिंग को रोकने के लिए, हरापन को रोकने के लिए कौन सी क्रिया अपनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा अर्थिंग अप, मिट्टी छटाना इसका राइट आंसर होगा। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चुकंदर किस कुल से संबंधित है। शुगर बीट है जो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। चुकंदर कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, इसका राइट आंसर होगा चिनोपोडिएसी। चिनोपोडिएसी इसका राइट आंसर होगा। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बीज का जो सीड है उसका वास्तविक मान क्या होगा यदि शुद्धता 80% व अंकुरण 70% हो। तो जिसका प्योरिटी 80% और जर्मिनेशन 70% हो तो उसकी जो रियल वैल्यू है सीड की वो क्या होगी। रियल वैल्यू ऑफ सीड का सूत्र क्या होगा, रियल वैल्यू का सूत्र क्या होगा, सूत्र इसका प्योरिटी इनटू जर्मिनेशन बटा 100। तो इसकी प्योरिटी कितनी है 80 इंटू जो जर्मिनेशन कितना है 70 इंटू बटे 100। तो इसमें ये 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया और 8 को 7 से गुणा करने पे कितना आएगा 56। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा 56। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एग्री सिल्वीकल्चर किसे संदर्भित करता है। एग्री सिल्वीकल्चर रेफरेंस टू, तो इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा, फसल प्लस पशु को तो ये करता नहीं है, इसका ये ऑप्शन भी गलत, ये नहीं आएगा। सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं फसल प्लस घास, इसको भी ये नहीं करता। और अब बात करते हैं थर्ड ऑप्शन फसल प्लस फूल, इसको भी ये नहीं करता। तो अब बचा क्या है फोर्थ नंबर ऑप्शन फसल प्लस वृक्ष को एग्री सिल्वीकल्चर संदर्भित करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, फोर्थ नंबर क्रॉप और ट्रीज का राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सी फसल तेल व रेशा दोनों के उत्पादन के लिए उपयोगी है। कौन सी क्रॉप है जो प्रोडक्शन और ऑयल और जो फाइबर है उसका दोनों का प्रोडक्शन के लिए उपयोगी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अपन फर्स्ट ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। कास्टर है जो ओनली ऑयल का उत्पादन होता है, इससे कास्टर से ऑयल का उत्पादन होता है। और सेकंड नंबर जूट की बात करते हैं, ये ओनली जो स्टेम फाइबर है, स्टेम फाइबर है, ओनली स्टेम फाइबर का इससे उत्पादन होता है। अब बात करते हैं थर्ड नंबर ऑप्शन मेस्टा से भी स्टेम फाइबर का ही उत्पादन होता है, स्टेम फाइबर का ही इससे उत्पादन होता है। अब बात करते हैं लिनसीड जो अलसी है उसके बारे में, अलसी से फाइबर और ऑयल दोनों का उत्पादन होता है। तो इसका राइट आंसर होगा फोर्थ नंबर अलसी, इसका राइट आंसर होगा। लिनसीड इसका राइट आंसर होगा जिससे ऑयल और फाइबर दोनों का प्रोडक्शन होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो सोइल है, सोइल फॉर्मुलेशन के लिए जो एक्टिव कारक है, एक्टिव फैक्टर है, उसके बारे में इसमें कौन सा है एक्टिव फैक्टर। इसमें है दो फैक्टर होते हैं, एक तो एक्टिव और एक पैसिव। तो इसमें पैतृक पदार्थ, पेरेंट मटेरियल, रिलेफ और टाइम, जो एक पैतृक पदार्थ, स्थलाकृति और समय है, जो ये है पैसिव फैक्टर, पैसिव ये है पैसिव फैक्टर। अब बचा कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन ये है एक्टिव फैक्टर। ये कौन सा है एक्टिव फैक्टर, जलवायु एवं जैव
मंडल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उप स्तर निदान सूचक संस्तर कहलाता है। जो उप स्तर है, सब सरफेस होरिजन है, वो कहलाता है, कौन सा है? उप स्तर सब सरफेस है। सब सरफेस की बात करते हैं अपन। ये दो थे, सरफेस और सब सरफेस। सरफेस होता है उसको क्या बोलते हैं? एपीपेडोन। क्या बोलते हैं? एपीपेडोन को क्या बोलते हैं? सरफेस होरिजन। और यदि अपन सब सरफेस की बात करें, तो सब सरफेस को क्या बोलते हैं? एंडोपेडन। क्या बोलते हैं? एंडोपेडोन। इसका थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। सब सरफेस को क्या बोलते हैं? सब सरफेस होरिजन है उसका, इसको क्या बोलते हैं? एंडोपेडोन बोलते हैं। और यदि अपन को सरफेस का पूछ ले तो सरफेस का क्या आता राइट आंसर? एपीपेडोन। इसका राइट आंसर ए होता। और अभी क्या है इसका राइट आंसर? थर्ड नंबर इसका राइट आंसर है। अब बात करते हैं 48 क्वेश्चन के बारे में। शुष्क क्षेत्र की लवण प्रभावित मृदाओं को किस मृदागण में वर्गीकृत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन एरिडी सोल। इसका राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जो मृदा में कार्बनिक पदार्थ किस तत्व के स्थिरीकरण को कम करता है? जो मृदा का है, मृदा में कार्बनिक पदार्थ है, उसमें किस तत्व के स्थिरीकरण को मृदा किस स्थिरीकरण को कम करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा फास्फोरस। थर्ड नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। न तो इसका नाइट्रोजन होगा और न ही इसका पोटेशियम होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? फास्फोरस का राइट आंसर होने वाला है। अब बात करते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। पौधों में जो कॉपर की कमी से कौन सी बीमारी होती है? जो पौधों में है, जो कॉपर की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? डाईबैक रोग होता है इसमें, जिसको क्लोरोसिस भी बोलते हैं। इस डाईबैक को क्लोरोसिस भी बोलते हैं। यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि कॉपर की कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है? क्लोरोसिस भी इसको बोलते हैं, डाईबैक को, और ये कॉपर की कमी से होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मृदा में सूक्ष्म पोषक तत्वों का DTPA एक्सट्रैक्शन परीक्षण करके द्वारा किया गया। जो मृदा में है, मृदा में सूक्ष्म पोषक तत्वों का DTPA निष्कर्षण परीक्षण किसके द्वारा किया गया? इसमें वैज्ञानिक का नाम पूछा गया है कि कौन से वैज्ञानिक ने ये DTPA एक्सटेंशन किया गया माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के डिटर्मिनेशन मेथड में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लिंडेंसे एवं नॉरवेल 1978 में इसने यह सूक्ष्म पोषक तत्वों का DTPA निष्कर्षण परीक्षण किया। इसका राइट आंसर क्या होगा? सेकंड नंबर इसका राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी गैर खाद्य खली है जिसको खाया नहीं जा सकता? विच वन इज नॉन एडिबल? जिसको नहीं खाया जा सकता वो केक कौन सा है? तो अपन नारियल की खली को भी खाया जा सकता है, और राया और सरसों की खली को भी खाया जा सकता है, और जो मूंगफली की खली है, ग्राउंडनट केक है, उसको भी खाया जा सकता है। अब कौन सी अरंडी की खली है जिसको नहीं खाया जा सकता? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अरंडी की खली है। कास्टर केक फोर्थ नंबर इसका ऑप्शन, इसका राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा स्वपोषित सूक्ष्म जीवाणु अकार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कीमोऑटोट्रोप्स। कौन सा होगा? कीमोऑटोट्रोप्स इसका राइट आंसर होगा, सेकंड नंबर इसका। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिप्सम का उपयोग किस प्रकार की मृदाओं के सुधार हेतु किया जाता है? जो जिप्सम है
उसका यूज कौन सी सोइल है उनको सुधारने के लिए किया जाता है। जिप्सम का क्या सूत्र होता है, CaSO4 2H2O। यदि अपन इसमें जो यदि सैलाइन सोइल में अपन जिप्सम का उपयोग करते हैं तो सैलाइन सोइल में H2O होने के कारण ये इसके लिए उपयोगी नहीं है जिप्सम। और यदि अपन एसिडिक सोइल में अपन जिप्सम का उपयोग करते हैं तो कैल्शियम होने के कारण ये इसके जो एसिडिक सोइल है उसके लिए भी उपयोगी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्षारीय मृदाओं को सुधारने के लिए, सोडिक सोइल को सुधारने के लिए इसका उपयोग किया जाता है क्योंकि इसमें सोडियम आयन होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका राइट आंसर होगा सेकंड नंबर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस मृदा की कुल रंध्रावकाश सबसे अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जिसमें कले पार्टिकल आ जाए, जिसमें कले आ जाए तो उसमें जिसकी ये हाईएस्ट जो पोरोसिटी है उसकी हाईएस्ट पोरोसिटी जिसमें कले सोइल आती है उसमें उसका राइट आंसर यही होगा। कौन सा होगा इसका, कले दोमट मृदा इसका राइट आंसर होगा। थर्ड नंबर इसका राइट आंसर कले दोमट मृदा होगा जिसकी जो पोरोसिटी है जो सबसे ज़्यादा होती है। रंध्रावकाश की बात करते हैं वो सबसे ज़्यादा होती है कले दोमट सोइल, कले लोमी सोइल की। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मृदा में नमी ज्ञात करने के लिए काम में लिया जाने वाला टेंशियोमीटर मृदा की किस स्तर तक मृदा नमी तनाव पर कार्य करता है। सबको पता है जो मॉइस्चर कंटेंट को मेजरमेंट करने के लिए टेंशियोमीटर का उपयोग किया जाता है, उसके किस स्तर तक ये मृदा नमी का तनाव पर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 0.85 एटमॉस्फेयर टेंशन, 0.85 वातावरण तनाव इसका राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छोटे एवं मध्यम आकार के खेत में भूमि ग्रेडिंग के लिए पशु शक्ति के उपयोग से सबसे कुशल यंत्र कौन सा है। तो इसमें बुलडोजर की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं बुलडोजर है ये एक हेवी इम्प्लीमेंट है जो मध्यम आकार व जो मीडियम और स्मॉल जो छोटे और मध्यम आकार के खेत है उसके लिए ग्रेडिंग के लिए पशु शक्ति का उपयोग से इस यंत्र को नहीं चला सकते। अब बात करते हैं सेकंड नंबर ऑप्शन का, बक स्क्रैपर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बक स्क्रैपर इसका राइट आंसर होगा, जिससे हम छोटे एवं मध्यम आकार के खेतों में भूमि ग्रेडिंग के लिए पशु शक्ति के उपयोग से सबसे अच्छा यंत्र माना गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक सिंचाई चैनल या कुएं के आउटलेट स्रोत पर अपेक्षाकृत उच्च प्रवाह को मापने के लिए निम्न उपकरणों में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उपकरण है। इसका राइट आंसर क्या होगा, रेक्टेंगुलर वियर, आयताकार वियर इसका राइट आंसर होगा। ये दोस्तों एक बार कंफर्म कर लेना इस क्वेश्चन में कि ये होगा। इसका मैंने जहाँ तक इसको सर्च करके ढूंढा है इसका राइट आंसर आयताकार वियर ही आया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पानी के दबाव हेड के निरपेक्ष किस प्रकार का पंप पानी की समान मात्रा का निर्वहन करता है। जो 59 नंबर का क्वेश्चन है उसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, तो इसमें अब हम अच्छी तरह से ढूंढ के सर्च करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देंगे। यदि इस क्वेश्चन के बारे में पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। गेहूं में बोनेपन के जीन का स्रोत है। ए ऑप्शन नोरिन 10 है। नोरिन जो बोनेपन का जीन है वो कौन कौन से है, बोनेपन के जीन है RH-T फर्स्ट और RH-T सेकंड है जो बोनेपन के जीन है, ड्वार्फिंग जीन है ये। और इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा नोरिन 10 होगा। इसका राइट आंसर होगा नोरिन 10। गेहूं के लिए बोनेपन का नोरिन 10 होगा। और यदि ये काफिर है जो पर मिलेट का ड्वार्फिंग का
बोनेपन का जीन है। और यदि डी जियो वू जेन के बारे में बात करें तो ये राइस के लिए बोनेपन का जीन है। और इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, नोरिन 10। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा रोग बाजरा बीज उत्पादन में आपत्तिजनक रोग के रूप में माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अर्गट डिजीज इसका राइट आंसर होगा। और अर्गट डिजीज है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डिजीज है बाजरे की फसल के लिए। इसमें ये सबसे ज़्यादा, इसमें जो बीज है ये सीड बोर्न डिजीज है जो बीज उत्पादन के लिए बाजरे में आपत्तिजनक रोग के रूप में माना जाता है। कौन सा? अर्गट डिजीज। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्परिवर्तन जो जंगली प्रकार सामान्य फिनोटाइप को उत्परिवर्तित रूप दुर्लभ फिनोटाइप में परिवर्तित करते हैं वो कहलाते हैं, वो कौन से है? फर्स्ट ऑप्शन अप्रभावी उत्परिवर्तन, सेकंड प्रभावी उत्परिवर्तन, थर्ड प्रतिलोम उत्परिवर्तन और फोर्थ अग्रिम उत्परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अग्रिम फॉरवर्ड म्यूटेशन। इसका राइट आंसर होगा फॉरवर्ड म्यूटेशन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वंशानुगति के दौरान जीनों के एक साथ रहने की प्रवृत्ति कहलाती है। वंशानुगति के अंतर्गत वो क्या कहलाती है? आनुवंशिक संलग्नता, जेनेटिक लिंकेज इसका राइट आंसर होगा। इसका थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। कौन सा होगा? थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। जो वंशानुगति के दौरान जीनों के एक साथ रहने की प्रवृत्ति होती है वो कौन सी होती है? आनुवंशिक संलग्नता होगी। इसका राइट आंसर क्या होगा? थर्ड ऑप्शन जेनेटिक लिंकेज होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अब बात करते हैं निम्न में से कौन सी विधि या विधियों का उपयोग वियोजित वीडियो के प्रबंधन हेतु नहीं किया जाता? इसमें क्या पूछा जाता है? नहीं किया जाता है। इसको आप अच्छी तरह से ध्यान लगा के पढ़ा करो। हेतु नहीं किया जाता, यदि किया जाता तो अलग क्वेश्चन ही बन जाता ये। तो इसमें कौन सा होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? मास सिलेक्शन में जो वियोजित पीढ़ियां है उसका मैनेजमेंट नहीं किया जाता। इसका राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन होगा, मास सिलेक्शन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्रो आउट परीक्षण है, GOI है, GOI ग्रो आउट टेस्ट है, GOI है का उपयोग किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? इसका उपयोग जो फिजिकल प्योरिटी है उसके लिए नहीं किया जाता। यदि आनुवंशिक शुद्धता की बात करें अपन, ये आनुवंशिक शुद्धता के लिए इसका ग्रो आउट टेस्ट का जो उपयोग किया जाता है, ना ही जर्मिनेशन के लिए किया जाता है और ना ही वाइबिलिटी के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? जेनेटिक प्योरिटी इसका राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस जीन पुल की जैविक प्रजातियों में संकरण आसान है संतान में बिना किसी उर्वरता की समस्या के? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा प्राइमरी जीन पुल, प्राथमिक जीन पुल इसका राइट आंसर होगा। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा दलहनों में मुख्य प्रजनन उद्देश्य है? इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सा दलहनों में मुख्य प्रजनन उद्देश्य है? फर्स्ट ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। जो इरूसिक एसिड है वो किसके लिए प्रजनन उद्देश्य है? यह मस्टर्ड के लिए, सरसों के लिए है। अब बात करते हैं पुष्पन समकालीनता की और नॉन सेटरिंग। ये दोनों ऑप्शन है जो दलहन है जो पल्सेज क्रॉप है उसके लिए ब्रीडिंग ऑब्जेक्ट है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सेकंड और थर्ड, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा चयन व्यक्त भिन्नता के माध्यम के करीब के स्तंभ लक्षण प्रारूप का समर्थन करता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन है, तो इसको कमेंट बॉक्स में या फिर हम जो कम्युनिटी गाइडलाइन हमारी कम्युनिटी है उसमें अपन
डाल देंगे या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है तो कन्फ्यूजन वाला मैं नहीं बताऊंगा आपको। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। F1 संतति की अपने बेहतर जनक से श्रेष्ठता है। जो F1 है सुपीरियरिटी है, F1 में सुपीरियरिटी है F1 में, तो वो बेटर पेरेंट कौन से है, बेटर पेरेंट कौन। यदि आप F1 की बात करता तो F1 में सुपीरियर पेरेंट, F1 में क्या है, पेरेंट के सुपीरियर कौन सा आता है। इसका राइट आंसर स्टैंडर्ड हेटेरोसिस। तो यहाँ पे पेरेंट की बात कर रहे हैं, बेटर पेरेंट जिसमें दोनों ही पेरेंट सुपीरियर होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसमें जो बेटर पेरेंट है उसको क्या बोलते हैं, हेटेरोबेल्टोसिस, कटिबंध संकर ओज कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। GNG है जो इम्प्रूव वैरायटी किसकी वैरायटी है, जो GNG वैरायटी है वो किसकी वैरायटी है, ये है चिकपी की वैरायटी है। किसकी है, चने की ये वैरायटी है। तो इसका राइट आंसर होगा सेकंड नंबर चिकपी। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन फल पकने के लिए उत्तरदायी होता है। निम्न में से जो फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन है जो उत्तरदायी होता है। तो सबको पता है इसमें तो इथाइलिन है जो फलों को पकाने के लिए उत्तरदायी है। लेकिन जो और ऑप्शन है जैसे जिब्रेलिन है, ये किसके लिए उत्तरदायी है, ये इसका क्या काम होता है, ये डोरमेंसी ब्रेक डाउन करता है। जिब्रेलिन है जो डोरमेंसी ब्रेक डाउन करता है, इथाइलिन है जो फलों को पकाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और यदि साइटोकाइन की बात करें, साइटोकाइनिन की बात करें तो साइटोकाइनिन क्या करता है, सेल डिवीजन के लिए ये रेस्पॉन्सिबल है। और थर्ड ऑप्शन जो एब्सिसिक एसिड है वो किस काम में आता है, ये स्ट्रेस हार्मोन है, ये स्ट्रेस हार्मोन है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका राइट आंसर होगा सेकंड नंबर इथाइलिन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो अपन सूची फर्स्ट को सेकंड से इसमें चयन करना है, इसमें मिलान करना है। तो पहले देख लेते हैं। अभी भी मैंने बताया था जो जिब्रेलिक एसिड है जो किस काम में आता है, ये ब्रेक डाउन करता है डोरमेंसी में। तो ये हो गया फोर्थ नंबर। अब बात करते हैं इंडोलिक ब्यूटारिक एसिड के बारे में। इंडोलिक ब्यूटारिक एसिड है वो किसके लिए काम में आता है, ये रूट इनिशिएशन के लिए, जड़ उद्भवन के लिए काम में आता है। तो ये फर्स्ट का थर्ड में आ गया। अब बात करते हैं जिएटीन के बारे में। जो जिएटीन है वो किस काम में आता है, ये कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन के लिए काम में आता है। सेल डिवीजन है की शुरुआत के लिए ये काम में आता है। अब बात करते हैं एब्सिसिक एसिड के बारे में। एब्सिसिक एसिड है वो ये कौन सा हार्मोन है, ये स्ट्रेस हार्मोन है। तो इसमें क्या क्या आएगा, इसमें फर्स्ट ऑप्शन है, ये फर्स्ट ऑप्शन को जड़ सी फर्स्ट में आएगा, सी पहले आएगा सी, फिर सेकंड नंबर पे आएगा डोरमेंसी, डी डोरमेंसी के लिए। और अब थर्ड ऑप्शन है जिएटीन है वो किस काम में आएगा, ये कोशिका विभाजन की शुरुआत के लिए काम में आता है। तो अब आएगा कोशिका विभाजन ए। अब कौन सा बच गया, सी आ गया, डी आ गया और ए आ गया। तो अब कौन सा बच गया, बी ऑप्शन आ गया, एब्सिसिक एसिड। तो यहाँ पे आएगा बी। तो इसमें अपन देखते हैं अब आगे ऑप्शन कौन सा बताया था, सी डी ए बी। फर्स्ट में क्या आएगा, सी। तो फर्स्ट में सभी में सी आ रहा है। अब बात करते हैं सेकंड में डी आना चाहिए, सेकंड में डी आ रहा है ओनली फर्स्ट ऑप्शन पे। अब बात करते हैं थर्ड नंबर पे आना चाहिए ए, तो थर्ड नंबर पे ए आ रहा है और फोर्थ नंबर पे आना चाहिए बी। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन का राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोशिका की विसरण दाब न्यूनता निम्न के बराबर होती है। तो इसका क्या होगा, ओपी माइनस टीपी। क्या होगा, ओपी माइनस टीपी, ओस्मेटिक प्रेशर माइनस टुंगोर प्रेशर।
प्राशन दाब माइनस स्फीति दाब, इसका राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, ओपी माइनस टीपी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में निम्न निर्मित नैनो यूरिया कणों की भौतिक आकार सीमा एनएम क्या है? जो नैनो यूरिया है उसकी जो फिजिकल साइज रेंज क्या है, इसमें बताना है। जो फिजिकल साइज रेंज एनएम क्या है इसका राइट आंसर क्या होगा? सेकंड नंबर 20 से 50, इसका जो सेकंड नंबर है 20 से 50 एनएम इसका राइट आंसर होगा। अभी इफ्को के द्वारा नैनो यूरिया के बारे में काफ़ी रिसर्च चल रहा है। अभी नैनो यूरिया का डेवलपमेंट कर दिया गया है और अब डीएपी का भी चालू है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टेक्नोलॉजी शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? जो टेक्नोलॉजी शब्द है वो किसने दिया था? फर्स्ट ऑप्शन रिचर्ड स्माले ने, इसने नहीं दिया। अब बात करते हैं सेकंड का, नोरियो तनिकुची ने, तो इसका राइट आंसर होगा सेकंड नंबर नोरियो तनिकुची, इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन का राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रेक्षणों के योग को प्रेक्षणों की कुल संख्या से भाग देने पर प्राप्त मान कहलाता है। द वैल्यू अराइव्ड बाय डिवाइडेड द सम ऑफ ऑब्जर्वेटिव बाय द टोटल नंबर ऑफ, जो है प्रेक्षणों की कुल योग है उसके बारे में इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मीन, इसका राइट आंसर होगा, जिसमें टोटल जितने भी नंबर है उसका जो अपने पास उपलब्ध संख्या है उसका भाग देने पर क्या प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं? माध्य कहते हैं, मीन बोलते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सहसंबंध गुणांक एक इकाई मुक्त माप है जिसकी रेंज क्या है? सहसंबंध है। कोरिलेशन कोफिशिएंट है जिसकी यूनिट फ्री यूनिट मेजरमेंट विच रेंज क्या है? रेंज कितने से कितनी है? तो इसका रेंज -1 से +1 तक इसकी रेंज है, तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यादृच्छिक खंड अभिकल्पना आरबीडी में टी उपचार और आर प्रतिकृति के साथ त्रुटि की स्वतंत्रता कोटि की गणना की जाती है। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा R-1 T-1, तो इसका राइट आंसर होगा सेकंड नंबर R-1 और T-1 इसका राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी बहुत गहरी जड़ वाली सब्जी है? जो प्याज है, ओनियन और मिर्च है, ये दोनों मीडियम रूट वाली फसलें हैं जो कम, इसकी जड़ें मीडियम जाती है, और जो कद्दू है, पुम्पकिन है, इसकी जड़ें थोड़ी गहरी जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पुम्पकिन, कद्दू इसका राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुख्यतः किस बीज सैया को सर्दियों में तैयार किया जाता है? जो उठी हुई क्यारी रेस्ड नर्सरी बेड है, उठी हुई क्यारी है, वो कहाँ पे कब तैयार की जाती है? ये तैयार की जाती है पानी ज़्यादा खड़ा रहता है उस टाइम ये उठी हुई क्यारी तैयार की जाती है। अब बात करते हैं समतल क्यारी की समान मात्रा में पानी देना होता है तब समतल क्यारी तैयार की जाती है। और डूबी हुई क्यारी, संकन क्यारी की बात करें तो ये डूबी हुई क्यारी कब तैयार की जाती है? जब गर्मियों का मौसम होता है, जब सर्दियों का मौसम होता है, जब विंटर सीजन में ये डूबी हुई क्यारी तैयार की जाती है। इसका राइट आंसर होगा संकन नर्सरी बेड, डूबी हुई संकन क्यारी। और इसमें उपयोग सभी होगा नहीं, क्योंकि उठी हुई क्यारी होती है वो जब पानी ज़्यादा खड़ा रहता है, ज़्यादा खड़ा करना होता है उस स्थान पर उठी हुई क्यारी होता है, उस में उठी हुई क्यारी तैयार करते हैं। और जब समतल क्यारी तैयार करनी होती है, जब समान मात्रा में पानी देना होता है, उस टाइम समतल क्यारी तैयार करते हैं नर्सरी के लिए। और डूबी हुई संकन क्यारी कब तैयार करते हैं? सर्दियों में, विंटर सीजन में ये तैयार करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, इसका राइट आंसर होगा। प्राइड ऑफ इंडिया एक किस्म है, प्राइड ऑफ इंडिया है वो किसकी किस्म है? प्राइड ऑफ इंडिया है जो किसकी किस्म है? ये है कैबेज की
किस्म पत्ता गोभी की ये किस्म है। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लीफ कर्ल रोग का कारक है, लीफ कर्ल वायरस है, ये किसका कारण है? ये नाम से ही पता चल जाता है यदि आपने पढ़ा है लीफ कर्ल वायरस से, तो ये किससे है? इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, वायरस है, विषाणु इसका राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शीघ्र उत्पादित होने वाली सब्जी कौन सी है? जो शीघ्र क्विकली ग्रोइंग वेजिटेबल क्रॉप कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, इसका राइट आंसर होगा रेडिश, मूली इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि मूली है जो 3 से 4 दिन में इसका जर्मिनेशन हो जाता है, 3 से 4 डेज और 3 से 4 वीक में ये तैयार हो जाती है। और कई बंदे गाजर को भी बताएंगे, लेकिन गाजर की कंपैरिजन मूली है जो जल्दी तैयार हो जाती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बगीचा लगाने की सर्वाधिक आसान व प्रचलित विधि है वो कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा स्क्वायर सिस्टम, वर्गाकार विधि इसका राइट आंसर होगा। और यदि हेक्सागोनल की बात करें, हेक्सागोनल में वर्गाकार विधि के स्क्वायर विधि से 15% प्लांट ज़्यादा लगते हैं। और सबसे ज़्यादा प्लांट है जो किस में लगते हैं? सबसे ज़्यादा प्लांट किस में लगते हैं? प्लांटिंग 4th नंबर पूरक विधि में, इसमें सबसे ज़्यादा प्लांट लगते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? स्क्वायर सिस्टम है जो सबसे आसान है और सबसे अधिक प्रचलित मेथड है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धनिये के सूखे बीजों में प्रतिशत एसेंशियल ऑयल होता है, तो कितना % ऑयल होता है? इसका राइट आंसर होगा 0.1 से 1% तक। जो सूखे धनिया होता है उसके बीजों में 1 से 0.1 से 1.0% तक एसेंशियल ऑयल होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्लेडियोलस में प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? ग्लेडियोलस में प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? इसका राइट आंसर होगा घनकंद के द्वारा इसमें प्रवर्धन होता है, क्रोम के द्वारा इसमें प्रवर्धन होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लॉन में फेरी रिंग समस्या किसके कारण होती है? लॉन में फेरी समस्या है वो किसके कारण होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये मृदा जनित फफूंद के कारण होती है। किसके कारण होती है? मृदा जनित फफूंद के कारण होती है। इसका सोइल बोर्न फंजाई इसका राइट आंसर होगा। फूल गोभी में रिसीनेस का कारण है, फूल गोभी में जो रिसीनेस का कारण क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? उच्च तापमान है, हाई टेम्परेचर इसका राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूसा मधुरस एक किस्म है, पूसा मधुरस किस्म है। ज़्यादातर ने यहाँ पे जो वाटरमेलन है, वाटरमेलन करके आए एग्जाम में, लेकिन ये वाटरमेलन नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा मस्क मेलन, इसका राइट आंसर होगा 4th ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बैंगन में लिटिल लीफ का वाहक है, बैंगन में लिटिल लीफ का वाहक कौन सा है? बैंगन में लिटिल लीफ का वाहक कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा पत्तीदार फुदका, लीफ होपर, इसका राइट आंसर होगा लीफ होपर, थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूसा ऑल ग्रीन एक किस्म है, पूसा ऑल ग्रीन है जो किसकी किस्म है? ये किस्म है पालक की। किसकी किस्म है? पालक की किस्म है, इसका राइट आंसर होगा 2nd नंबर ऑप्शन। मिर्च का तीखापन किसके कारण होता है? मिर्च का तीखापन किसके कारण होता है? कैप्सेसिन के कारण। और यदि मिर्च का लाल रंग पूछ ले तो किसके कारण होगा? कैप्सेथीन के कारण। किसके कारण होता है? कैप्सेथीन के कारण, थीन के कारण। यहाँ पे यदि थीन आ जाए तो मिर्च का लाल रंग हो गया, और यदि सीन आ जाए तो इसका जो तीखापन है जो कैप्सेसिन के कारण होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पैकेजिंग में इथाइलिन के अवशोषण का उपयुक्त
उदाहरण है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें बात करते हैं फेरस ऑक्साइड की। फेरस ऑक्साइड और बुझा हुआ चूना और किरोसिन कोयला, ये 3 ऑप्शन है जो तो CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं। ये एब्जॉर्ब करते हैं CO2 को। और ये मैग्नीशियम के अवशोषक है और ये CO2 को अवशोषण करते हैं। तो इसका राइट आंसर का पोटेशियम पर मैग्नेट इसका राइट आंसर होगा। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूर्य एक किस्म है, सूर्य है जो किसकी किस्म है? सूर्य एक किसकी किस्म है? ये पपीता की किस्म है। इसका राइट आंसर होगा सेकंड नंबर, पपीता की किस्म है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। CA भंडारण किस पद्धति पर आधारित है? जो CA स्टोरेज आर बेस्ड ऑन विच सिस्टम, इसमें कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन को कम करना तथा कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता, इसका राइट आंसर होगा सेकंड नंबर ऑप्शन। ये ऑक्सीजन की मात्रा को तो कम करता है और कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा को अधिक करता है। इसका राइट आंसर होगा सेकंड नंबर, रिड्यूस द ऑक्सीजन की मात्रा को रिड्यूस करता है और CO2 की मात्रा को कंसंट्रेट करता है। अब इंक्रीज करता है CO2 की मात्रा को और ऑक्सीजन की मात्रा को रिड्यूस करता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तैयार जैम में अपघटित शर्करा की मात्रा प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो तैयार जैम है उसमें कितने % से ज़्यादा शुगर कंटेंट नहीं होना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा 40% से अधिक शुगर नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आफ्टर प्रोसेसिंग डिब्बों को तेजी से ठंडा किया जाता है। जो आफ्टर प्रोसेसिंग के बाद में जो डिब्बों को कूल किया जाता है, ठंडा किया जाता है, उसमें इसका टेम्परेचर कितना होता है? उसका टेम्परेचर होता है 39 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, सेकंड नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। उच्च दबाव ड्रिप सिंचाई किस दबाव पर कार्य करता है? उच्च दबाव है, हाई प्रेशर ड्रिप है, वो कौन से दबाव पर कार्य करता है? कितने दबाव पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, 30 PSI से ज़्यादा पर ये कार्य करता है। और यदि लेस देन पूछ ले अपन को, लेस देन पूछ लेता है तो इसका जो लेस देन की बात करें, लेस देन में सबसे लोअर प्रेशर में कितना आएगा? लेस देन 30 PSI इसका राइट आंसर होता। लेकिन इसमें हाई प्रेशर के लिए, लो प्रेशर के लिए लेस देन 30 PSI और यदि हाई प्रेशर के लिए 30 PSI से ज़्यादा। इसका राइट आंसर होगा फोर्थ नंबर ऑप्शन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा पौधा डे न्यूट्रल है? जो डे न्यूट्रल है उसमें कौन सा पौधा है? इसका राइट आंसर होगा चिल्ली, सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूट गोल किस फसल का इंसेक्ट है? जो सूट गोल है जो किस फसल का इंसेक्ट है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आंवला, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आंवले का ये सूट गोल एक इंसेक्ट है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेपोनिन निम्न में से किसका सक्रिय घटक है? जो सेपोनिन है निम्न में से किसका सक्रिय घटक है? यह है सफेद मूसली का, इसका फर्स्ट ऑप्शन है जिसका राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी अदरक की किस्म नहीं है? अदरक की कौन सी किस्म नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन कृष्णा है जो इसकी अदरक की किस्म नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पौधे के भाग को चयनात्मक और पूर्ण रूप से हटाना कहलाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? विरलन, थिनिंग इसका राइट आंसर होगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्री गणेश निम्न में से किसका संकर है? जो श्री गणेश है किसका संकर है? यह है ग्लेडियोलस का संकर है श्री गणेश, इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्रिसेंथिमम
चार्म निम्न में से किसकी किस्म है? जो क्रिसेंथीमम है, जो किसकी किस्म है ये? इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा कंफ्यूजन है तो आपको हम जो कमेंट बॉक्स हमारा उसमें इसका राइट आंसर दे देंगे। यदि आपको किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2017-18 के अनुसार कुल उद्यानिकी फसलों का उत्पादन है, जो 2017-18 की बात करते हैं अपन 2017-18 में कितना है? 311 मिलियन टन। इसका राइट आंसर हो 311 मिलियन टन। और यदि 2018-19 की बात करें तो उस टाइम कितना प्रोडक्शन था? 311.1 मिलियन टन इसका उत्पादन था उद्यानिकी फसलों का। और यदि 2019-20 की बात करें, 2019-20 की बात करें तो 2019 में कितना था? 320 मिलियन टन। और यदि 20-21 की बात करते हैं, 2020-21 की बात करें तो 2020-21 में कितना था? 331 मिलियन टन उद्यानिकी फसलों का कुल उत्पादन था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 311 मिलियन टन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वन संरक्षण अधिनियम स्वीकृत हुआ। वन संरक्षण है जो फॉरेस्ट है अधिनियम, फॉरेस्ट संरक्षण अधिनियम है जो कब संरक्षित किया गया? कौन सी सन में किया गया? इसका राइट आंसर होगा 1980 में किया गया। थर्ड नंबर इसका राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वानिकी की वह शाखा जिसमें विभिन्न आयामों को ज्ञात किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? फॉरेस्ट मेंसुरेशन इसको बोलते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? फॉरेस्ट मेंसुरेशन होगा। वानिकी वह शाखा जिसमें विभिन्न आयामों को ज्ञात किया जाता है उसे फॉरेस्ट मेंसुरेशन बोलते हैं। इसका राइट आंसर होगा फोर्थ नंबर ऑप्शन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसमें गलत कथन बताना है। कौन सा गलत कथन है? भारत में अंडा उत्पादन में वर्ष 2020 में तीसरे स्थान पर था भारत। तो ये सही बात है बिल्कुल। भारत दुनिया में अंडा उत्पादन में 2020 में तीसरे स्थान पर था। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में। वर्ष 2019-20 के राष्ट्रीय लेखा आंकड़ों के अनुसार पशुधन क्षेत्र का भारत के सकल मूल्य वर्धन में 4.35% योगदान था। बिल्कुल सही बात है, ये भी ऑप्शन सही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। भारत में 1 हेक्टेयर से कम भूमि जोत को सीमांत जोत के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। बिल्कुल ये भी सही बात है। जो 1 हेक्टेयर है जिसके बाद 1 हेक्टेयर से कम भूमि है उसको सीमांत जोत के रूप में, सीमांत किसान के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अब बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन के बारे में। वर्ष 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र और राजस्थान क्रमशः दलहन, यानी कि महाराष्ट्र में दलहन और राजस्थान में तिलहन देश के सबसे बड़े उत्पादक राज्य है। बिल्कुल ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें 2019-20 में पल्सेज का, क्योंकि तिलहन राजस्थान में 2019-20 में ये फर्स्ट नंबर पे नहीं था, देश में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य नहीं था। तो ये एक गलत ऑप्शन है। इसका राइट आंसर होगा फोर्थ नंबर है इसका राइट आंसर। इसमें क्या पूछा है? गलत कथन बताना है। इसमें गलत कथन बताना है, तो गलत कथन कौन सा होगा? फोर्थ नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय कृषि बाजार की कार्यान्वयन एजेंसी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस इसका राइट आंसर होगा। फोर्थ नंबर इसका लघु कृषक कृषि व्यापार संघ इसका राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रीमियम के रूप में सभी खरीफ फसलों के लिए किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा राशि का कितना प्रतिशत भुगतान करना पड़ता है? जो प्रीमियम राशि कितने परसेंट कौन सी फसल में देना पड़ता है? तो इसका राइट आंसर खरीफ में देना पड़ता है 2%। और रबी की बात करें
खरीफ में बात करते हैं तो 2% देना पड़ता है प्रीमियम किसानों को, और रबी की बात करते हैं तो रबी में 1.5% किसानों को जो बीमित राशि है उसका 1.5% प्रीमियम देना पड़ता है फसलों का बीमा कराने के लिए। और वो कौन सी स्कीम के थ्रू होता है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत होता है। और यदि बागवानी फसलों की बात करें तो बागवानी फसलों में 5%, बागवानी फसलों के लिए 5% जो बीमित राशि है उसका प्रीमियम देना पड़ता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कृषि व्यवसाय में प्रस्तावित परिवर्तन के लिए लाभ में अपेक्षित परिवर्तन की गणना के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आंशिक बजट। इसका राइट आंसर क्या होगा? आंशिक बजट इसका राइट आंसर होगा। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लघु और मध्यम अवधि के ऋण आपूर्ति के संदर्भ में सहकारी बैंकों की राजस्थान राज्य में संरचना क्या है? इसमें कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा त्रिस्तरीय संरचना है। राजस्थान में है जो कोऑपरेटिव बैंक्स है उसकी संरचना में त्रिस्तरीय संरचना है इसकी, राजस्थान में कोऑपरेटिव बैंक की लघु और मध्यम अवधि के ऋण आपूर्ति के लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कृषि विपणन सलाहकार भारत सरकार द्वारा प्रदत्त मानकों के आधार पर ग्रेडेड कृषि उत्पादों पर लेबल लगता है। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 मार्क का इसका राइट आंसर होगा। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुभव आधारित अधिगम, अनुभव आधारित प्रशिक्षण, उद्यमिता विकास प्रशिक्षण, ग्रामीण कृषि कार्य अनुभव उत्पादन इकाइयों में औद्योगिक प्रशिक्षण एवं परियोजना कार्य किस कार्यक्रम के अवयव है? जो ये कार्यक्रम है अनुभव आधारित अधिगम और अनुभव आधारित प्रशिक्षण और उद्यमिता विकास प्रशिक्षण या ग्रामीण कृषि कार्य अनुभव है, जो कौन से कार्यक्रम के ये अवयव है, कंपोनेंट है? इसमें से इसका राइट आंसर क्या होगा? स्टूडेंट रेडी के ये सारे कंपोनेंट है, तो इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट रेडी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एस्मिगर 1962 के अनुसार प्रसार के दर्शन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें देख लेते हैं अपन। प्रसार एक व्यावसायिक प्रक्रिया है, तो प्रसार एक व्यावसायिक प्रक्रिया, ये बिल्कुल गलत है। प्रसार एक व्यावसायिक प्रक्रिया नहीं है, तो इसका राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन होगा। और लोगों की संस्कृति के अनुसार कार्य करना प्रसार कहलाता है, बिल्कुल ये सही बात है। लोगों की संस्कृति के अनुसार कार्य करना प्रसार कहलाता है। और लोगों को स्वयं की सहायता करने में मदद करना प्रसार कहलाता है, बिल्कुल सही बात है। लोगों की स्वयं की सहायता करने में मदद करना प्रसार कहलाता है, एक्सटेंशन कहलाता है। प्रसार दो तरफा प्रणाली है, बिल्कुल सही बात है। प्रसार दो तरफा प्रणाली है। और इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्राम पंचायत की ग्राम सभा के सदस्य कौन कौन है? जो ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत की ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा होती है, तो उसके सदस्य कौन कौन होते हैं? तो ग्राम सभा के सदस्य कौन से हैं? केवल मतदाता सूची में पंजीकृत ग्रामवासी, जिसके पास वोटर आईडी बना हुआ है वहाँ का, उस ग्राम का, तो वही उस ग्राम सभा के सदस्य है। या 18 साल से अधिक के जो भी कैंडिडेट है वो मतदान सूची में पंजीकृत हो सकते हैं, वो इस ग्राम पंचायत की ग्राम सभा के सदस्य है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन से कार्यक्रम का स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में विलय किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सेकंड नंबर, ग्रामीण युवाओं के लिए स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण, इनकी ट्राइसेम है, इसका राइट आंसर होगा। और ट्राइसेम में और कौन कौन सी योजनाएं स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार के अलावा कौन सी योजना है और कौन कौन सी? एक गंगा कल्याण योजना, कौन सी है? गंगा कल्याण योजना है जो इसमें सम्मिलित है। एक है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट, इंटीग्रेटेड
रूरल डेवलपमेंट। और भी काफ़ी योजनाएं हैं जो स्वर्ण जयंती ग्राम सौर योजना का विलय किया गया, उसको ट्राइसेम बनाया। और अभी प्रेजेंट में इसका नाम क्या है, NRLM। क्या नाम है, NRLM, नेशन रूरल लाइवहुड मिशन। क्या है, नेशन, एन का क्या है नेशन, आर क्या हो गया रूरल, एल का हो गया लाइवहुड और एम का हो गया मिशन। इसका प्रेजेंट में ये नाम है इसका ट्राइसेम का। और ट्राइसेम में कौन कौन सी योजनाएं शामिल है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का विलय है, और एक है गंगा कल्याण योजना, और एक इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सेकंड नंबर इसका राइट आंसर होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से प्रसार शिक्षा अध्यापन अध्ययन प्रक्रिया का कौन सा क्रम सही है। तो इसमें देखते हैं कौन सा क्रम सही है। यदि वो क्रिया होगी, पहले क्रिया तो हो नहीं सकती, तो ये ऑप्शन ये नहीं होगा, इसका फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा इसका। अब बात करते हैं यदि इच्छा नहीं होगी, यदि ध्यान आकर्षित होगा तो ही इच्छा रुचि होगी, और रुचि होगी तो इच्छा होगी, तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की ओर, ध्यान आकर्षण, यानी कि ध्यान आकर्षण होगा, यदि स्टूडेंट ध्यान आकर्षित करेगा तो उसकी रुचि बनेगी, और रुचि बनेगी तो उसकी इच्छा होगी पढ़ने की, और यदि इच्छा होगी तो उसको विश्वास होगा, और विश्वास होगी तो वो क्रिया करेगा, और क्रिया होगा क्रिया करेगा तो उसकी वो संतुष्ट होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, थर्ड नंबर इसका राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संचार के निम्न में से किस मॉडल में श्रोताओं की प्रतिक्रिया का समावेश होता है। ये एक्सटेंशन का क्वेश्चन है, इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा, कौन सा मॉडल होगा, सेकंड नंबर लिंगन्स मॉडल, सेकंड नंबर इसका राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रिजवाल गाय किसका क्रॉस है। जो फ्रिजवेल गाय है वो किसका क्रॉस है, यह है एचएफ और साहिवाल का। इसका राइट आंसर होगा सेकंड नंबर एचएफ और साहिवाल। ये एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन आ गए हैं वो आपके। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। मारवाड़ी किसकी नस्ल है। मारवाड़ी है जो किसकी नस्ल है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये ऊंट की भी है, बकरी की भी है और घोड़े की भी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी होगा इसका राइट आंसर। फोर्थ नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अविशान भेड़ कितनी नस्लों का क्रॉस है। जो अविशान है जो कितनी भेड़ों का क्रॉस है, इसका राइट आंसर होगा थर्ड नंबर इसका राइट आंसर होगा, जो 3 ब्रीडों का क्रॉस है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान में बकरियों की संख्या कितनी है। इसकी कितनी है, इसमें आएगा फर्स्ट ऑप्शन 20.84 मिलियन है। जो 20वीं पशुगणना के अनुसार गोट की जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है राजस्थान में, वो 20.84 मिलियन है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गायों में सामान्यतः आफरा प्लेसेंटा होता है, वो बाहर निकल जाता है। जो गायों में प्रसव के 4 से 8 घंटे के भीतर। इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रसव के 20 से 24 घंटे के भीतर, प्रसव के 30 से 34 घंटे के भीतर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपने पढ़ा होगा प्रसव के 3 से 8 घंटे के भीतर इसमें जो आफरा होता है वो उतर जाता है। तो इसके अनुसार इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, प्रसव के 4 से 8 घंटे के अंदर इसमें जो प्लेसेंटा आफरा होता है वो बाहर निकल जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गाय के दूध में किसके कारण प्रोटीन व वसा व एसएनएफ घटने लगता है। जो गाय के दूध में जो एसएनएफ फैट और जो प्रोटीन की मात्रा वो घटने लगती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसमें मौसम है उससे भी घट सकता है, प्रजनन है ब्रीडिंग है उससे भी घट सकता है, और आयु से भी घट सकता है, और इसमें मैनेजमेंट से भी घट सकता है। तो मेनली इन चारों ऑप्शन में से इसका राइट आंसर होने वाला है फोर्थ ऑप्शन मैनेजमेंट। यदि अपन मैनेजमेंट में कमी रख देंगे, बिल्कुल ही चारा अच्छी तरह से नहीं देंगे उसको, जो भी है उसकी देखभाल अच्छी तरह से नहीं करेंगे, इसका मैनेजमेंट अच्छी तरह से नहीं करेंगे, तो इसकी प्रोटीन फैट और जो एसएनएफ है वो तीनों ऑटोमेटिक घटने लग जाएंगे।
अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भेड़ में सामान्यतः मध्य चक्र की अवधि है, जो भेड़ में जो मध्य चक्र की अवधि कितने कितने दिनों की होती है? भेड़ में होती है 19 से 21 दिन की। इसका राइट आंसर होगा सेकंड नंबर। इसका राइट आंसर क्या होगा? सेकंड नंबर, 19 से 21 दिन की जो मध्य चक्र होता है, इसका वेस्टर साइकिल होती है 19 से 21 दिन की होती है। बछड़े में सींग रोधन डी डिस जो बछड़े में है जो सींग रोधन है, डिसवर्डिंग किस उम्र में की जाती है? जो डिसवर्डिंग की क्रिया है बछड़े में कितने कितने दिन के अंतराल पे की जाती है? जन्म के 3 से 10 दिन के बाद में डिसबडिंग की जाती है। सींग रोधन की क्रिया बछड़े में जन्म के 3 से 10 दिन के अंतर पे 10 दिन बाद में की जाती है जन्म के। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चारे की फसलों को सुरक्षित करने का आर्थिक एवं संतोषजनक तरीका कौन सा है? सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है इसमें? इन चार ऑप्शन में, इस चार ऑप्शन में सबसे बेस्ट तरीका है मेकिंग है, जो सबसे सरल और सबसे इकोनॉमिक कंडीशन में सबसे सस्ता और संतोषजनक तरीका है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। औसतन एक सांड स्खलित करता है जो सीमन है, औसतन एक सांड है जो सीमन एवरेज स्खलित करता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 4 मिली ml वीर्य स्खलित करता है सांड एक बार में। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फफूंदी की परिवर्तनशीलता के तथ्य की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? फर्स्ट ऑप्शन एरिक्सन के द्वारा इसकी फफूंदी परिवर्तनशीलता की खोज की गई थी। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एकाक्षरी रत्वा है? जैसे राइट आंसर क्या होगा? मेलम। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन मेलमसोरालिनी। क्या होगा? मेलमसोरालिनी इसका राइट आंसर होगा, जो एकाक्षरी रत्वा है, एकाक्षरी रस्ट है, एकाक्षरी रस्ट है कौन सा है? मेलमसोरालिनी है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा एक बाध्यकारी परजीवी कवक नहीं है? जो बाध्यकारी कवक है जो नहीं है, इसमें ओब्लिगेट पैरासाइट पूछ रहा है अपन को। क्या पूछ रहा है? ओब्लिगेटेड पैरासाइटिक कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अल्टरनेरिया है, जो ओब्लिगेट पैरासाइटिक फंगस नहीं है, और ये और ओब्लिगेट पैरासाइट है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टेटोक्सिन किस कवक के द्वारा उत्पन्न होता है जो पौधों में धब्बे और क्लोरोसिस का कारण बनता है? जो टेटोक्सिन है जो कौन से कवक के द्वारा उत्पन्न होता है? यह उत्पन्न होता है अल्टरनेरिया अल्टरनेटा के द्वारा। अल्टरनेरिया अल्टरनेटा के द्वारा ये उत्पन्न होता है, तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन अल्टरनेरिया अल्टरनेटा के द्वारा। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फूल गोभी मोजेक विषाणु का आकार है? जो फूल गोभी में मोजेक विषाणु है, मोजेक वायरस है, उसका आकार कैसा होता है? इसका आकार होता है गोलाकार होता है। उसका आकार कैसा होता है? विषाणु का आकार गोलाकार होता है। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन गोलाकार। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाजरा का मर्दू रोमिल आशिता रोग है, जो डाउनी मिल्ड्यू रोग है, कौन सा? डाउनी मिल्ड्यू रोग है बाजरा का, वो किसके द्वारा, कौन से कवक द्वारा होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला के द्वारा होता है। जो डाउनी मिल्ड्यू बाजरे में जो रोग होता है वो स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला के द्वारा होता है। इसका राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन होगा। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रत्येक विषाणु में हमेशा होता है, जो हर विषाणु है, ईच विषाणु है, प्रत्येक विषाणु है, उसमें क्या क्या होता है? इसमें होता है आरएनए और डीएनए दोनों होते हैं। प्रत्येक विषाणु में, प्रत्येक वायरस में आरएनए और डीएनए दोनों होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा ओनली आरएनए और ओनली डीएनए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा सबसे व्यापक माइको पैरासिटिक कवक में से है? जो कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ट्राइकोडर्मा हर्जिया
नम इसका राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन इसका सेकंड नंबर इसका राइट आंसर होगा। कौन सा है? माइको पैरासिटिक कवक कौन सा है? ट्राइकोडर्मा हर्जियानम। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टमाटर का चूर्णिल आशित रोग किसके कारण होता है? जो टमाटर का जो चूर्णिल आशित रोग है वो किसके कारण होता है? वो होता है इरिसाइपी ओरिटी के कारण। किसके कारण होता है? इरिसाइपी ओरिटाई के कारण। ओरिटाई के कारण इसका जो चूर्ण में जो टमाटर में पाउडर मिल्ड्यू रोग है वो इरिसाइपी ओरिटी के कारण होता है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न युग्म में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इसमें सही नहीं है ये पूछ रहा है ना। तो अपन सारंग मधुमक्खी की बात करें, उसका साइंटिफिक नेम क्या है? एपिस डोरसाटा, ये बिल्कुल सही है। भृंग मधुमक्खी की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है? एपिस फ्लोरिया, तो ये भी बिल्कुल सही है। भारतीय मधुमक्खी का जो साइंटिफिक नेम क्या है? एपिस इंडिका, ये भी बिल्कुल सही है। और बात करें इटालियन मधुमक्खी का जो साइंटिफिक नेम है मेलिपोना इरिडियनोपिस, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। इसका इटालियन मधुमक्खी का जो साइंटिफिक नेम है जो मेलिपोना इरिडिपेनिस नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो गया फोर्थ ऑप्शन। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा सही युग्म है? कौन सा सही युग्म है? तो बात करते हैं एजोड्रेटिन मोनोक्रोटोफॉस के बारे में। बिल्कुल सही बात है, एजोड्रीन है, मोनोक्रोटोफॉस है, इसका राइट आंसर ये होगा। लेकिन जो बेगोन और फेनोथियोल है, जो बेगोन है उसको किसका है? क्लोरोपाइरीफॉस का है, ये क्लोरोपाइरीफॉस आएगा इसमें बेगोन में। और डिसर्बन और फास्फोमिडोन और डीडी वीपी मेलाथियन है, इसमें क्या आएगा? इनके जगह क्या आएगा? डाइक्लोरोफॉस, ये किसके हैं? डाइक्लोरोफॉस के हैं। और इसका राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खुरसने व चूसने वाले मुखांग निम्न में से किस कीट में पाए जाते हैं? तो किस में पाए जाते हैं? ये थ्रिप्स में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? थ्रिप्स होगा। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, थ्रिप्स में पाए जाते हैं। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कीटनाशकों के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूकता के लिए साइलेंट स्प्रिंग नामक किताब किसने लिखी? जो कीटनाशकों के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूकता के लिए साइलेंट स्प्रिंग नामक बुक किसने लिखी? साइलेंट स्प्रिंग नामक बुक किसने लिखी? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा रेचल कोर्सन ने लिखी थी। किसने लिखी थी? रेचल कोर्सन ने लिखी थी ये बुक। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गोभी के साथ सरसों प्रपंच फसल के रूप में किस कीट को आकर्षित करती है? तो ये किसको करती है? डायमंड बैक मोथ को ये आकर्षित करती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एक नंबर इसका राइट आंसर होगा हिरक फर्स्ट पतंगा या डायमंड बैक मोथ इसका राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आम के बागों में पेड़ के चारों तरफ की मिट्टी की पलटाई किस कीट की प्यूपा अवस्था को नष्ट करने के लिए की जाती है? तो किसके लिए की जाती है? आम में फ्रूट फ्लाई की रोकथाम के लिए आम के बागों में चारों तरफ मिट्टी की पलटाई की जाती है। इससे जो फ्रूट फ्लाई के प्यूपा है वो नष्ट हो जाते हैं। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टिड्डी की फेज अवधारणा किसने दी थी? टिड्डी की है जो फेज थ्योरी है वो किसने दी थी? उरोव ने। किसने दी थी? उरोव ने दी थी। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी एरी रेशम कीट की प्रजाति है? निम्न में से जो एरी है रेशम कीट की प्रजाति कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फिलोसेमिया रिसिनी। इसका राइट आंसर क्या होगा? फिलोसेमिया रिसिनी है इसका राइट आंसर। सेकंड नंबर का इसका राइट आंसर होगा जो एरी रेशम कीट की प्रजाति है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कीटों की वह संख्या जिस पर कीट प्रबंधन का निर्णय लिया जाता है निम्न में से कौन सी है? निम्न में से कौन सी है कीटों की वह संख्या है जिसमें कीट का जो मैनेजमेंट
के लिए एक्शन लिया जाता है वो कौन सी स्टेज है, वो स्टेज कौन सी इसमें, इनमें से इसमें कौन सी, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, कौन सी है, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पौधों में कौन सा निमेटोड परजीवी सबसे पहले खोजा गया था? जो पौधों में सबसे पहले निमेटोड परजीवी के रूप में कौन सा खोजा गया था इनमें से? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा एंगुइना। इसका राइट आंसर क्या होगा? एंगुइना इसका राइट आंसर होगा। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। जो निमेटोड है जो सबसे पहले परजीवी एंगुइना खोजा गया था। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन के बारे में। वायरस जनित गेप वाइन फेन लीफ बीमारी किसके द्वारा फैलाई जाती है? तो इसका किसके द्वारा फैलाई जाती है? ये जिफिनेमा के द्वारा। किसके द्वारा फैलाई जाती है? जिफिनेमा के द्वारा फैलाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों जो एग्रीकल्चर जो डब्ल्यू की एग्जाम का जो भी ये आंसर की है हमने ज़्यादातर का सभी का मैंने 130 बुकों में से देख के ये वीडियो बनाया है। और जो पहले 1 से लेकर 30 नंबर तक के क्वेश्चन थे वो हमारे यूट्यूब चैनल में इस वीडियो से पहले डाल दिए गए हैं। तो आप